स्टोरी के आधे एपिसोड नोवेल वर्ल्ड पर और आधे एपिसोड स्टोरी वर्ल्ड पर अपलोड किए हैं और बाकी के एपिसोड में A1 स्टोरी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। जिसको भी बाकी के एपिसोड सुनने हैं वो नोवेल्स वर्ल्ड पर और स्टोरी वर्ल्ड पर जाकर सुन सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 131 तकलीफ और यादें। रोशनी नींद में ही अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और सूर्या जो जाने वाला था उसका हाथ कस के पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती हैं और अपने सीने से लगा लेती है। ये देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेता है और रोशनी के बालों को सहलाकर अपने हाथों में पड़े हुए बोल को साइड में रखकर उसके पास लेट जाता है। तो रोशनी कांपते हुए अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लेती। वही सूर्या उसके कंपन को महसूस करके उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है, जिसे रोशनी धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सपने में है, जो बहुत ही ज्यादा भयानक है क्योंकि उसके चेहरे पर जो परेशानी की लकीरें दिख रही थी, जिन्हें देखकर वह गहरी सांस लेता है क्योंकि हमेशा की तरह आज रोशनी का चेहरा वैसा नहीं दिख रहा था जैसे वह रोज देखता था। रोशनी के चेहरे पर इस समय परेशानी थी, डर था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक ठंड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वह वैसे ही उसे शांति से बालों को सहलाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद रोशनी शांत और सुकून भरी नींद में चली जाती है। उसके चेहरे पर जो डर था, जो परेशानी थी वह चली गई थी और उसकी जगह सुकून ने ले ली थी। जो सूर्या साफ साफ देख सजगा था वो उसके चेहरे को देखकर गहरी सांस लेता है। उसके बालों को सहलाकर उसके माथे को चूम हुए पहले वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से फ्रेश करता है, फिर टॉवल को अपने लोअर बॉडी पर लपेट आ जाता है। वो कपबोर्ड में से अपने लिए एक लूज लोअर निकालकर पहन लेता है और वैसे ही सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो कुछ सोचते हुए सोफे से भी उठकर अपने सर हिलाकर बाहर जाता है, पर जाते वक्त उसके हाथों में सिगरेट का बॉक्स और मोबाइल दोनों ही था। उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा होता जा रहा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में है और उसके चेहरे पर वो सोचते सोचते बहुत सारा ठंडा बना रहा था। हद से ज्यादा उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी। वो बाहर आता है, बाहर मोह थोड़ा ठंड भरा था क्योंकि सर्दियों का मौसम था, हवाएं आ रही थी, पर सूर्या यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो वैसे ही शर्टलेस सोफे पर बैठ जाता है, बालकनी के होठों के बीचों भी सिगरेट को लगाकर उसे लाइटर को जला देता है। सिगरेट को जलाने के बाद लाइटर को सोफे पर फेंक कर सामने गहरे काले अंधेरे को देखा है। इस समय जो उसका प्राइवेट प्लेस था वह मुंबई की थोड़ी दूरी पर और जंगल के बीचों बीच था, जिसकी वजह से वहां पर गहरा अंधेरा था। जंगली जानवरों की भी आवाज आ रही थी। ठंड बाद भी था और माहौल थोड़ा डरावना भी हो चुका था। सूर्या अपने होठों के बीचों पर सिगरेट को रखे उसके कश लेकर सामने चांद को देखते हुए, तुम्हें याद करने में बहुत तकलीफ होने वाली है फायरफ्लाई, पर ये तकलीफ भी बहुत जरूरी है। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उन सब की सजा मिलने वाली है। बस एक बार तुम्हें याद आने दो, उसके बाद उसकी मौत मेरे हाथों से लिखने वाली हूँ। तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद को दर्द महसूस होने लगा है। तुम्हारा दर्द अब सह नहीं पा रहा हूँ मैं। एक बार इस दर्द को खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारे नज़दीक में किसी को भी नहीं लाऊंगा। उसे दर्द को भी सूर्या प्रताप की इजाज़त लेनी पड़ेगी। बस कुछ उसके बाद तुम्हारे होठों पर जो मुस्कुराहट है उसे कभी जाने नहीं दूंगा। कहते कहते वह होठों के बीचों बीच पड़ी हुई सिगरेट को देखने लगता है, फिर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर उसे सिगरेट को वही बालकनी से नीचे फेंककर वही दोनों हाथ अपने सर के पीछे करके अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तभी उसे कमरे से आवाज आने लगते हैं। वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कमरे के अंदर जाता है, तो रोशनी नींद में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ आए रही थी, जिसे सूर्या गहरी सांस लेकर उसके पास चला जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तो रोशनी अपना सर उसके सीने में छुपाकर डरी सहमी आवाज में, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं, मुझे नहीं।
तुम्हारे साथ रहना है, छोड़ो मुझे, मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हारे पास नहीं। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू सूर्या अपने सीने पर महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वो गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाने लगता है, जिसे रोशनी गहरी गहरी सांस लेने लगती है नींद में और उसे कस के पकड़ लेती हूँ, जैसे सूर्या उसे कहीं छोड़कर जाने वाला है। सूर्या भी उसे कस के बाहों में भर देता है। कुछ वक्त की शांति के बाद रोशनी की पकड़ लूज लूज हो जाती है, तो सूर्य उसे अपने ऊपर लेटकर उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है, जिसे रोशनी फिर से अपनी गहरी नींद में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदार के अपार्टमेंट में मंदार कोच बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। वह जब अपार्टमेंट में आता है तो उसे अपार्टमेंट कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने अपार्टमेंट की लाइट तो बंद कर दी थी, पर जैसे ही वह अंदर एंटर होता है, अपार्टमेंट की लाइट ऑन कीजिए से देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि उसने आखिर अपार्टमेंट की लाइट ऑन की थी कि नहीं। फिर अपना सर हिलाकर अंदर आ जाता है। जब अंदर आता है तो सामने तेजाब को देखकर हैरान हो जाता है, जो किचन में कुछ बना रहा था, जिसे देखकर वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए, तुम और इतनी रात को मेरे अपार्टमेंट भी और मेरे किचन में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में हैरानी के साथ थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि मंदार को पसंद नहीं था कि उसके सिवा कोई उसके अपार्टमेंट में आए, वह भी उसकी बिना परमिशन के। और तेजाब का इसे आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, यह उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। तो वही तेजाब बिना मंदार की तरफ देखकर बेफिक्री के साथ, क्योंकि तुम अपार्टमेंट में नहीं थे और खाना तुमने बनाया नहीं था, तो सोचा मैं कुछ बना, तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, तो जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे जो भी कपड़े हैं वह निकाल कर रख दिए हैं, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो मैं साइड में हो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह उसे देखने लगता है। वही उसकी नज़र को अपने ऊपर महसूस करके पता नहीं क्यों मंदार को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वह बिना कुछ बोले वहां से जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। जब कमरे में आता है तो देखा है तेजाब ने पहले ही उसके कपड़े सोफे पर निकाल दिए थे, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है और उन कपड़ों को लेकर वो वॉशरूम में जाकर पहले फ्रेश हो जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था। पूरा दिन काम करके फ्रेशर पार्टी में जाना, और प्रेशर पार्टी में जो लड़कियां कॉलेज गर्ल थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। उन सभी से बचते बचते हुए मंदार की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और उसे कहीं ना कहीं तेजाब का अब आना अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे कपड़े भी मिल गए थे, पानी भी गर्म मिल गया था और खाना भी उसका रेडी हो चुका है। उद्धरण चिन्ह तो वह जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इस समय उसके बालों से पानी आ रहा था, तो कहीं सुना ज्यादा उसे भूख लग रही थी, क्योंकि उसने कुछ खाया तो नहीं था। डाइनिंग टेबल पर बैठा मंदार अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर टेबल पर अपने दोनों हाथ रख देता है और अपने आप के बड़ी बड़ी करके तेजाब की तरफ देखकर, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे तो लगा तो तुम कभी खाना बनाते ही नहीं हो। वैसे तुम्हें ऐसे किचन में देखकर मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि जो इंसान लोगों को काटने में अच्छा है वो कभी किचन में खाना बनाने में अच्छा हो सकता है? ये सोचने में बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगता? हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी सोचकर हैरानी हो रही है कि कसाई जो लोगों को काटता है वो खाना कैसे बना सकता है। पर जब मैं 10-12 साल का था तब मुझे खाना बनाना आने लगा। मैं अनाथ था, कोई नहीं था मेरे पास, तो मुझे खाना बनाना जरूरी था। इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जाकर सही खा सकूं। मैंने वह दिन देखा है जिस दिन इंसान 4 दिन की रोटी रखकर 5वें दिन खाता है। पता है वह रोटी खाने में बहुत मजा आता है। उसे वक्त पेट की भूख इतनी ज्यादा होती है ना तो पागल हो जाता है। सड़क पर गिरा हुआ खाना भी खा लेता वह इंसान जिसे खाने की बहुत ज्यादा वैल्यू है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते तेजाब तो शांत हो जाता है,
पर वही तेजाब की बात सुनकर मंदार के चेहरे पर उदासी आने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था उसने गलत बोला है। इसी वजह से वह अपना सर नीचे झुककर गहरी सांस लेकर मंदार के पास आ जाता है और बिना कुछ बोले उसके पीठ से अपने सर को रख देता है। उसे खुद से ही यह करने का मन कर रहा था और वह खुद को रोक नहीं पाता। और वही मंदार का ऐसा खुद के गले लगाना देख फिर जब एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, पर दूसरे ही पल अपनी आंखों बंद करके अपना सर पीछे की ओर कर देता है, जिससे दोनों के ही कर आपस में जुड़ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर खाना बनाने लगता है फिर से। तो मंदार कुछ सोचते हुए, अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम अपने घर पर ही क्यों नहीं बनाते? वैसे भी वहां पर इतना बड़ा किचन तो होगा ही, तुम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आते हो? कहते हुए अपने गर्दन तिरछी उसे देखने लगता है। तो वही तेजाब के हाथ एक पल के लिए तो रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए वैसे ही सब्जियों को काटते हुए, क्योंकि मुझे घर का खाना पसंद है और तुम्हारे हाथ का तो खास करके। आगे जाकर तुम भी तो मुझे खाना खिलाने वाले हो और साथ में रहने वाले हो, तो आदत तो डाल लेनी चाहिए तुम्हें। कहते हुए उसे देखने लगता है। तो मंदार उससे दूर होकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपना सर ना में हिला देता है। तो तेजाब अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। 132 अगर हम दोनों शादी कर भी ली तो मुझे। वही मंदार का ऐसा खुद के गले लगाना देख फिर जब एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, पर दूसरे ही पल अपनी आंखों बंद करके अपना सर पीछे की ओर कर देता है, जिससे दोनों के ही कर आपस में जुड़ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर खाना बनाने लगता है फिर से। तो मंदार कुछ सोचते हुए, अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम अपने घर पर ही क्यों नहीं बनाते? वैसे भी वहां पर इतना बड़ा किचन तो होगा ही, तुम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आते हो? कहते हुए अपने गर्दन तिरछी उसे देखने लगता है। तो वही तेजाब के हाथ एक पल के लिए तो रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए वैसे ही सब्जियों को काटते हुए, क्योंकि मुझे घर का खाना पसंद है और तुम्हारे हाथ का तो खास करके। आगे जाकर तुम भी तो मुझे खाना खिलाने वाले हो और साथ में रहने वाले हो, तो आदत तो डाल लेनी चाहिए तुम्हें। कहते हुए उसे देखने लगता है। तो मंदार उससे दूर होकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपना सर ना में हिला देता है। तो तेजाब अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसके ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वह बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है और वहां पर बैठ जाता है। तेजाब भी उसके पास जाकर डिनर को उसके सामने रख देता है। मंदार डिनर करते करते अचानक से कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचते हुए तेजाब की तरफ देखकर, मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भाई और मेरी माँ भी आने वाली है और तुम्हारा ऐसा आना शायद से उन दोनों को पसंद नहीं होगा। भाई तो एडजस्टमेंट कर सकता है, पर माँ। कहते हुए वो शांत हो जाता है। वही मंदार की बात सुनकर तेजाब अपना कर हिलाते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए, हम तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? उसके से नॉर्मल एक्सप्रेशन को देखकर मंदार का चेहरा नाखुश वाला हो चुका था। उसे लगा था कि तेजाब हैरान हो जाएगा, कुछ बोलेगा, वह तो कुछ नहीं कह रहा था। तो वह भी अपना सर हिलाते हुए, हाँ मेरी माँ है और मेरा एक छोटा भाई है, वो दोनों ही यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि अब मेरी लाइफ स्टेबल हो चुकी है और भाई को भी यहाँ पर जब मिलने वाला है, तो सोच रहा हूँ मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँ। तेजाब उसकी बात को सुनकर अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, तो फिर अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी माँ को हैंडल करने के लिए तुम्हारा भाई है। कहते सुबह वह अपने होठों का पाउडर बनाकर खाना खाने लगता है। वही उसकी बातों को ना समझकर, मतलब तुम्हारा भाई ये क्या कहना चाहते हो? तेजाब बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिया, अगर हम दोनों शादी कर भी ली तो मुझे लगता है मेरी सास को संभालने के लिए मेरा देवर है काफ़ी है। तेजाब इतनी कैजुअल ये सब बता रहा था कि मंदार के हाथों से लगभग चम्मच गिर गया था और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तेजाब को देखा है, जो उसके सामने दुनिया का 8वां अजूबा लग रहा था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहा था।
वो उससे पहले साइलेंट होकर बैठा है। फिर जोर से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर मारकर गुस्से भरी आवाज में, अपना मुंह बंद करो और मेरी माँ को तुम्हारी सांस मत बनाओ। वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी, और बनेगी भी कैसे, अगर मैं ही तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं और तुमसे, और रियली तुम पागल हो गए हो। हम दोनों की कोई शादी हो सकती है। तुम्हारा दिमाग घुटनों में तो नहीं है ना। इतनी ज्यादा समझदार हो चुके हो पर तुम्हें यह नहीं पता कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते हुए गहरी सांस लेता है तो तेजाब उसके सामने पानी का गिलास आगे कर देता है। तो मंदार बिना इस पर ध्यान दिए जल्दी से उसे गिलास को अपने होठों पर रखकर पानी पीने लगता है और खुद को शांत करने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर तेजाब मुस्कुराते हुए, क्या कोई डिक्शनरी में लिखा है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते? और वैसे भी मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मुझे दुनिया की कोई चिंता है नहीं, क्योंकि दुनिया हम दोनों के रिलेशन में आती नहीं है और मेरे लिए दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। हम दोनों शादी करेंगे, वह भी पूरी रीति रिवाज के साथ, नहीं तो शादी अधूरी रहेगी। और शादी कैसे करवानी है ये सब मुझ पर छोड़ दो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर वाले जब आएंगे तब उनको कैसे मनाओगे। अगर वह मानेंगे नहीं ना तो जबरदस्ती मनावाऊंगा, पर शादी में तुमसे ही करूंगा लिटिल बॉय। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। वही उसकी बात सुनकर मंदार अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगता है। वो उसके हाथों को अपने बालों से हटकर, तुम जानते नहीं हो मेरी माँ को अगर उनको ये पता चला ना तो वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वह तुम्हें अच्छा खासा सुना है कि क्योंकि वह मेरी तरह नहीं है, बहुत अलग है। मैं तो शरीफ हूँ पर मेरा भाई वह तो तुम्हें छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। कहते कहते वह शांत हो जाता है, पर वही उसकी बात को सुनकर तेजाब अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे तुम्हें दूर नहीं कर सकता? शादी तो मैं कर रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे कोई तो चाहिए जो मुझे संभाले, खुद को संभालते संभालते बहुत थक चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसे एक आंख मार देता है और मुस्कुरा देता है। फिर अपना खाना खाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार कुछ सोचते हुए, क्या तुम बचपन से ही अकेले हो? तुम्हारे फैमिली तुम्हें कब छोड़कर चले गए? हेनम बचपन से ही, जब मैं 2-3 साल का होगा, क्योंकि मैं जब 4 साल का था तभी मैं दुनिया को सोचना समझना सीख लिया था। धीरे धीरे करके जिंदगी में कुछ ना कुछ आता रहा। सबने मुझे छोड़ दिया था। एक फैमिली होकर भी एक अनाथ बन चुका था। जब मैं बॉस से मिला था तब लगभग मैं मरने ही वाला था, पर उन्होंने मुझे बचा लिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। कहते कहते वह शांत हो जाता है। मंदार उसकी बात को सुनकर अपना सर हिला देता है। दोनों ही कमरे के अंदर आ जाते हैं। मंदार का पूरा चेहरा फीका पड़ चुका था, क्योंकि तेजाब जो उसके साथ सोने वाला था। मंदार उसके और अपने बीच दो तकिया को रखकर, ये हमारे बीच की बॉर्डर है, अगर इस पार किया तो सच में मैं तुम्हारा सर क्या तुम्हारे ऊपर गरम गरम पानी डाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर तेजाब अपने होठों का पाउंड बनाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, पर मेरे नींद में अगर मुझे कुछ करने का मन करे तो वैसे भी तुम बहुत एंजॉय करते हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा। कहते हुए वह अपनी 2 उंगलियों को बांदा के पास ले जाना लगता है। तो मंदार उसके हाथों पर मरते हुए, अगर गलती से भी तुम्हारा हाथ यहाँ पर आ गया तो मैं उसे तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे के बाहर सुला दूंगा। घटिया इंसान, हमेशा तुम्हारे दिमाग में कुछ घटिया ही चलता रहता है। कहते कहते वह अपना सर दूसरी तरफ करके अपने ऊपर ब्लैंकेट को डाले अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही उसको ऐसे करते हुए देखकर तेजाब अपना सर हिला देता है। करीब 1 घंटे बाद उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी महसूस होता है, जिससे वह अपनी आंखें खोल देता है। तो मंदार उसके सीने से लगे हुए सो रहा था, जिसे देखकर तेजाब के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डाले उसके सर को अपने सीने पर रखकर बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है।
कुछ वक्त में उसे नींद आ जाती है। वह गहरी नींद में चला जाता है। सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी की जब आंखें खुलती है तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। वह चारों तरफ देखती है तो सूर्या वहां पर नहीं था, जिससे वह गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखते हैं। फिर वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर भी सूर्या नहीं था। बालकनी में आती है, वहां पर भी नहीं था। तो फिर कुछ सोचकर वैसे ही रूम के बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वह तो प्रताप पैलेस में नहीं है, जिससे वह अपना सर हिलाकर कल के बारे में सोचने लगते हैं। पर उसे कल के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा था, जिससे वह अपने सर को दबाते हुए हाल में आती है। तभी उसे किचन में से खुशबू आने लगती है खाने की, जिससे स्मेल करके वह किचन की तरफ चली जाती है। जब किचन में आती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती हैं। वह अपनी नींद भरी आंखों से सामने सूर्या को देखते हैं, जो खाना बना रहा था। उसे देखकर वह कुछ सोचते हुए उसकी तरह बढ़ जाती है। उसे पीछे से बाहों में भरकर अपनी प्यार भरी आवाज में, सुबह सुबह किचन में हम प्रताप पैलेस में क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों आए? सूर्या इस पर अपना कर बुलाते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि हमें यहाँ पर होना चाहिए। वैसे भी प्रताप पैलेस में जाने का मन नहीं था, सोचा तुम्हें यहाँ पर लेकर आओ। रोशनी अपना सर हिलाकर अपनी नज़र तेज करके खाने की तरफ इशारा करते हुए, आप तब तक खाना बनाओ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। सूर्या इस पर अपना सर हिला देता है पर कुछ कहता नहीं है। वहीं रोशनी वहां से जाने ही वाली थी कि सूर्या उसका हाथ पकड़कर अपना गला लेकर देता है। तो रोशनी बिना कुछ बोले उसके गाल पर हाल कैसे किस करके वहां से चली जाती है। सूर्या अभी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो जाती है। वह अपने मोबाइल को ऑन करके देखता है तो उसमें कुछ मैसेज आ रहे थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता हूँ। करीब आधे घंटे बाद सूर्या डाइनिंग टेबल पर खाना रख देता है। तभी रोशनी भी नहा कर आ जाती है। इस समय उसने एक पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वह चेयर पर बैठ जाती है तो सूर्या उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और उसे खाना सर्व करने लगता है। रोशनी भी छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराकर खाना खाने लगती है। इस समय वह बड़े ही चाव से खाना खा रही थी, जैसे उसे सूर्या के हाथों का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया हूँ। तभी सूर्या कुछ कहता है, जैसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। 133 टाइम स्पेंड करना और गुस्सा। वह अपने मोबाइल को ऑन करके देखता है तो उसमें कुछ मैसेज आ रहे थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता हूँ। करीब आधे घंटे बाद सूर्या डाइनिंग टेबल पर खाना रख देता है। तभी रोशनी भी नहा कर आ जाती है। इस समय उसने एक पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वह चेयर पर बैठ जाती है तो सूर्या उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और उसे खाना सर्व करने लगता है। रोशनी भी छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराकर खाना खाने लगती है। इस समय वह बड़े ही चाव से खाना खा रही थी, जैसे उसे सूर्या के हाथों का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया हूँ। तभी सूर्या कुछ कहता है, जैसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। सूर्या वैसे ही ब्रेकफास्ट करते हुए, सोच रहा हूँ फायरफ्लाई हम आज कहीं बाहर घूमने चले जाएं। वैसे भी शाम को एक पार्टी है और हम दोनों को जाना है, तो आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। सी रोशनी अपनी आंखें बड़ी करके, पर कॉलेज जाना जरूरी है क्योंकि असाइनमेंट मिलने वाले हैं। सूर्या अपने मोबाइल को आगे करके, तुम्हारे जो भी असाइनमेंट है वो मुझे मिल चुके हैं, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे भूल सकती हूँ, कॉलेज का फाउंडर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली। जो भी चीज़ है वह मिल जाएगी तुम्हें। ये सुनकर रोशनी कुछ नहीं रहती, वह बस अपना सर हिला देती हैं। दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आज रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सूर्या के साथ बिता रही थी। उसे लगा नहीं था कि सूर्या के साथ वह इतनी ज़्यादा खुश हो सकती है।
क्योंकि सूर्या ने उसे हर एक वह जगह पर ले गया जहां पर रोशनी को सबसे ज्यादा पसंद था, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क जहां पर उसे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि इतनी सारी राइड थी और इतने सारे राइड में घूमी थी, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। रोशनी और सूर्या एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहां पर बहुत सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर रोशनी हैरानी के साथ, ये सारे लोग हमें क्यों देख रहे हैं? सूर्या रोशनी के बाद का जवाब उसके सामने पानी का गिलास आगे करते हुए देखकर, तुम ही सोचो क्यों ये लोग हमें देख रहे हैं। रोशनी मुंह बनाकर पानी पीते हुए, सच में आपसे ना सवाल करना ही बेकार है। इस पर सूर्या कुछ कहता नहीं, तभी एक वेटर अपने हाथों में मेनू लेकर आ जाता है। वह जैसे ही आता है, उसकी नज़र पहले रोशनी पर चली जाती हैं, जिसे देखकर सूर्या की आंखें ठंडी हो जाती है। उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में, मेनू मुझे चाहिए, उसे नहीं अपनी नज़र से नीचे करो। तुम्हें पता है तुम किसको देख रहे हो? मौत का खौफ नहीं है क्या? ये सुनकर वह वेटर अपना सर नीचे झुका लेता है। रोशनी उसको ऐसे डरे हुए देखकर सूर्या के हाथों पर अपना हाथ रखकर, आप ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं? वैसे भी इंसान ही है, एक दूसरे को देखा ही रहता है, इतना ज्यादा पॉसेसिव। शट अप, मैंने तुम्हें कुछ कहा? अगर गलती से भी तुमने किसी और की साइड मेरे सामने वाली सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह उसे देखने लगता है, जिसे रोशनी अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे वेटर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा डर के मारे अपना सर ऊपर ही नहीं कर पा रहा था, और वही सूर्या उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था, जिससे वह वेटर डर के मारे कांपने लगता है। वही सूर्या उसे ऑर्डर देकर रोशनी की तरफ देखा है, जिसने छोटे बच्चों की तरह अपना सर नीचे झुका लिया था। इस समय वह बिल्कुल भी हल नहीं रही थी, ना ही कुछ कर रही थी, बस एक छोटे बच्चों की तरह अपनी जगह पर अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए बैठी हुई थी, जैसे सामने टीचर हो और उसे कोई पनिशमेंट दे रहा हो। वही सूर्या उसे अपनी गहरी आंखों से देखना था। उसने भी कुछ नहीं कहा था, वह भी शांति से उसे देख रहा था। वही वह वेटर खाना लाता है। उसे खाने को देखकर रोशनी का मुंह बन जाता है, क्योंकि पूरा खाना जो सूर्या ने मंगाया था वह वेजिटेबल से बना हुआ था, जो रोशनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर वह ना तो नहीं कह सकती थी, जैसे कैसे करके उस खाने अपने गले से खाने को अंदर डाल रही थी। वह अपनी नज़रें तिरछी करके देखते हैं, तो वहाँ पर एक कपल जंक फूड कहाँ रह था, जिससे उसके मुंह में पानी आने लगता है। पर वह जल्दी से अपना सर हिला सर अपना खाना खाने लगती है। तभी वह वेट्रेस फिर से आकर आपसे प्लेट ले जाने वाला था कि गलती से उसका हाथ पानी के गिलास पर लग जाता है, जिससे पानी का गिलास रोशनी के कपड़ों पर जाता है, जिसे रोशनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसका पिंक कलर का शर्ट भीग जाता है, जिससे रोशनी का जो बॉडी शेप था वह देखने लगता है। ये देखकर सूर्या जल्दी से अपने जैकेट को निकालकर उसके ऊपर डाल देता है, और बिना देर किए उसे वेटर के गले को पकड़कर उसे टेबल पर करने लगता है। वो इस कदर मार रहा था कि उसके मुंह से खून आ रहा था। ये देखकर रोशनी जल्दी से उसे रोकते हुए, बस करिए, उसकी जान ले लेंगे क्या, आप छोड़ दो, उसने ये सब गलती से कर दिया, कहते हुए वह सूर्या को उसे वेटर से अलग करने लगते हैं। पर सूर्या तो जैसे मानने वालों में से नहीं था, पर रोशनी जैसे रोती है वैसे ही सूर्या उसको छोड़कर उसको अपने गले लगा लेता है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है। जैसे ही मैनेजर जाकर सूर्या प्रताप को देखा है, तो जल्दी से अपना सर झुका लेता है। तो सूर्या उसे अपनी उंगलियों से उसे वेटर उसको यहाँ से ले जाने का इशारा कर देता है, जिससे वो कुछ स्टाफ को बुलाकर उसे वेटर को वहां से ले जाने का इशारा कर देता है। वहीं रोशनी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पूछते हुए उसे देखकर, आपने कैसे उसे मारा? उसकी गलती नहीं थी, आपने बहुत बुरी तरह से उसे, मेरी यह गलत है, किसी को बेवजह नहीं मारते हैं। उद्धरण चिन्ह कहते हुए रोशनी सब कुछ एक छोटे बच्चों की तरह उसे कह रही थी, जिससे सूर्या एक गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाने लगता है।
जिसे रोशनी जैसे तैसे करके शांत हो जाती है। सूर्या बिना कुछ बोले सभी पर एक ठंडी नज़र डालता है, तो सभी अपने सर झुका लेते हैं। कोई कुछ नहीं कहता है, तो सूर्य रोशनी को अपने साथ ले जाता है, पर जाते वक्त अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा कर देता है, जिससे वह उसका इशारा समझकर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहीं रोशनी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। सूर्या उसके बालों को सहला रहा था। वह गहरी सांस लेता है। दोनों में ही खामोशी थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। तभी का एक बड़े से लग्जरी मॉल के सामने खड़ी हो जाते हैं, जिससे रोशनी हैरानी से सूर्या की तरफ देखती है, तो सूर्या उसे बाहर आने का इशारा कर देता है, तो रोशनी बस अपना सर हिला देती है। सूर्या बाहर आ जाता है, रोशनी भी बाहर आ जाती हैं। रोशनी उसे मॉल को देखते हैं, जहां पर सारे स्टाफ अपना सर झुकाए खड़े थे। ये देखकर वह अजीब सा मुंह बनाकर, ये सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं, क्या मॉल आज बंद है? सूर्या उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मॉल की तरफ ले जाते हुए, तुम तो जानती हो ना पार्टी में जाना है, और तुम्हारे पास कोई ऐसा गाउन है जो तुम उसे पहनकर जा सकती हूँ फायरफ्लाई। रोशनी इस पर सिर्फ अपना सर हिला देती हैं और अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके माल की तरफ देखने लगती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही है। लड़के उसे कहीं दिख ही नहीं रहे थे, यहाँ तक कि माल अंदर से भी उसे खाली लग रहा था। अंदर आती है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक स्टैचू की तरफ अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लड़कियों के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ तक जो मैनेजर भी आई थी, वह भी एक लड़की थी। ये देखकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। उसका पूरा मन ब्लैक हो जाता है, यहाँ तक कि वह मुंह खोल ये सब देख रही थी कि सामने इतना बड़ा लग्जरी मॉल उसने कभी नहीं देखा था। रोशनी हैरानी के साथ सामने देखकर, यहाँ पर क्यों कोई नहीं है, ऐसे खाली क्यों है, क्या माल बंद है? सूर्या इस पर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक करके धीरे से उसके कान में कहा भी सकती हूँ और नहीं भी, क्योंकि तुम जो यहाँ पर आने वाली हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करें। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उसकी तरफ देखकर अपना मुंह खोल, पर इसकी क्या जरूरत थी? डिस्टर्ब मुझे कोई नहीं करता, वैसे भी एक ही गाउन लेना है, कौन सा मुझे पूरा माल लेना है, जो अपने सभी को ही यहाँ पर आने नहीं दिया। सच में अब कभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते क्या? हमेशा ही सबसे अलग करना है, और सबसे अलग करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती, कितना गंदा लग रहा है मुझे। मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आई हूँ जहाँ पर मेरे सिवा कोई और खरीद नहीं वाला है, अगर कोई होता तो मैं उसकी मदद लेती, पर नहीं। कहते कहते वह वहाँ से मुंह फुलाकर जाने लगते हैं। वही सूर्या उसकी बात पर कुछ नहीं कहता है और उसे देखने लगता है और अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह मैनेजर को कुछ इशारा कर देता है, जिससे मैनेजर अपना सर हिलाकर रोशनी के पीछे पीछे भागने लगती है। वही सूर्य अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले सेकंड फ्लोर पर जो गाउन के लिए बनाया हुआ शॉप था, वही साइड में एक सोफा रखा हुआ था। वह सोफे पर बैठ जाता है और उसी के सामने ट्रायल रूम था। रोशनी के हाथों में 3 गाउन थे जिन्हें वह देख रही थी। उनमें से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह उन तीनों गाउन को लिए सूर्या के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से देखने लगते हैं। 134 महक का अपने दिल की भड़ास निकालना। वही सूर्या उसकी बात पर कुछ नहीं कहता है और उसे देखने लगता है और अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह मैनेजर को कुछ इशारा कर देता है, जिससे मैनेजर अपना सर हिलाकर रोशनी के पीछे पीछे भागने लगती है। वही सूर्य अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले सेकंड फ्लोर पर जो गाउन के लिए बनाया हुआ शॉप था, वही साइड में एक सोफा रखा हुआ था। वह सोफे पर बैठ जाता है और उसी के सामने ट्रायल रूम था। रोशनी के हाथों में 3 गाउन थे जिन्हें वह देख रही थी। उनमें से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह उन तीनों गाउन को
लिए सूर्या के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से देखने लगते हैं। सूर्या तीनों गाउन्स को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी शांत आवाज में नू। सूर्या की बात सुनकर रोशनी तीनों गाउन्स को देती है, फिर मुंह बनाते हुए, आप इन तीनों में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे ना अकेले चॉइस नहीं होता है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मेरी मदद करिए, नहीं तो इनमें से एक को पहन लूंगी मैं। कहते हुए वह तीनों गाउन्स को वहीं सोफे पर रखकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किया उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। वही वहां पर जो कुछ सर्वेंट मौजूद थी, वह सूर्य प्रताप को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जहां तक उन्होंने सूर्य प्रताप के बारे में जाना है तो वह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनता था, यहाँ तक कि उसे ऊंचा आवाज में कोई बात करे ये भी पसंद नहीं था। आज ऐसे रोशनी का उसके सामने ऊंची आवाज में बात करना, गुस्सा करना और सूर्य प्रताप का ऐसा शांत देखकर सभी हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। वही सूर्य अपनी जगह पर खड़ा होकर बिना कुछ बोले 2-3 गाउन्स को देखा है। तभी उसकी नज़र एक वाइट कलर के प्रिंसेस गाउन पर चले जाते हैं। वो कुछ सोचकर इस गाउन को देखकर उसे अपने हाथों में लेकर रोशनी के सामने कर देता है, तो रोशनी अपना सर हिलाकर उसे गाउन को लिए ट्रायल रूम में चली जाती हैं। रोशनी के जाते हैं सॉरी अपने मोबाइल में देखा है, जहां पर 2-3 कॉल आ चुके थे। वो गहरी सांस लेकर एक नज़र ट्रायल रूम के बंद हुए दरवाजे को देखा है, फिर वहां से थोड़ी दूरी खड़ा हो जाता है और अपने होठों के बीच और बीच सिगरेट को रखे उसे जलाकर काम हो गया। सामने से तेजाब अपना कर हिलाते हुए, बॉस गॉडफादर ने पहले ही आपकी कंडीशन मान ली है। उन्होंने कहा है कि वह हर एक कंडीशन मानने को तैयार है, बस आप पार्टी में आ जाए। मम, लगा ही था वह मानेगा, पता चला कि आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है। कहते कहते वह अपनी 2 उंगलियों में सिगरेट के रख बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। तो वही उसकी बात को सुनकर तेजाब अपना सर हिलाते हुए, बॉस ज्यादा कुछ नहीं, पर इतना पता चल चुका है कि गॉडफादर का एक सन है जो मुंबई में ही कहीं है और उसे वह ढूंढ नहीं पा रहा है और लगता है उसे ढूंढने में आपकी मदद उसे चाहिए। सूर्या ये सुनकर कुछ सोचते हुए, मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं, कुछ और ही वजह है। गॉडफादर मुंबई में आकर बेटे को नहीं ढूंढ सकता, यह नहीं हो सकता, कुछ और है जो छुपाया जा रहा है। याद रखना उसे खाने से पहले मेरे पास सारी डिटेल आनी चाहिए। कहते हुए वह कॉल को कट करके सिगरेट को देखते हुए उसके कैश लेने लगता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो कुछ सोचते हुए उसे सिगरेट को वही पैरों के नीचे मसाला करेंगे गहरी सांस लेता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। करीब 20 मिनट के बाद रोशनी ट्रायल रूम से बाहर आ जाती हैं। जब रोशनी बाहर आ जाती है तब सूर्या उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर रोशनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वही सूर्या उसके बेहद नज़दीक चला जाता है। वह नीचे झुककर उसके माथे को चूमते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए ब्यूटीफुल कहते हुए वो उसके बालों को सहला देता है। वही सूर्या की तारीफ सुनकर रोशनी का चेहरा हल्का सा लाल लाल होने लगता है। वह अपना सर झुकाए ट्रायल रूम में चली जाती है और वही सूर्या उसके रिएक्शन को देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों ही कुछ देर बाद सूर्य के प्राइवेट विला में जा चुके थे। रोशनी तैयार हो रही थी और वही सूर्या स्टडी रूम में कुछ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रताप पैलेस में महक रूम में बैठे हुए थे। राघव वहां पर आ जाता है। राघव को देखकर महक कुछ सोचते हुए, मतलब बच्चा सूर्या के साथ है, क्यों सही कहा ना। रोशनी की बात पर राघव अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, जाना तुम्हें हो क्या गया है, उसकी शादी हो चुकी है और भाई उसे संभाल रहे हैं। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो। कभी मेरे बारे में ऐसा सोचती हूँ। मुझे तो कभी कभी साले साहिबा से जलन होने लगती है, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी साली साहिबा होती है। मैं तो तुम्हें कहीं दिखता भी नहीं हूँ। कहते हुए राघव मुंह बनाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर महक उसके पास आकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर
ऐसी बात नहीं है राघव, तुम तो जानते हो ना वह बच्ची है। मैं बस इसी वजह से परेशान हूँ, और किसी को अभी तक दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम तो जानते हो ना वह कैसी है। माना उसकी शादी हो गई है, पर फिक्र तो रहेगी ना, तो बस है। कितने साल की, 18 साल की है और अभी 19 उसको लग जाएगा। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है और ऐसे उसकी शादी हो गई, ये तो सही नहीं है ना। कहते रहते हो शांत हो जाती है तो रात को अपनी आंखें छोटी छोटी करके। आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है जाना? भाई ने शादी कर ली तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि साली साहिबा हमारे ही घर में है। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें शादी से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? माना मेरे भाई ने यह शादी सही तरह से नहीं की और वह मेरी साली से की है, पर भाई उसे खुश तो रख रहा है ना। कितनी खुश है वह। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी शादी तो एक्सेप्ट करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे पापा एक्सेप्ट करने को तैयार है, पर मेरी सासू जी वह क्यों इसे बर्ताव करती है? आखिर दुनिया कितनी सारी लड़कियों उसके पीछे है और मेरे भाई ने तुम्हारी बहन से शादी की है। महक उससे दूर होते हुए गहरी सांस लेकर, दिक्कत यह है कि मुझे तुम्हारे भाई के बिजनेस का तरीका पसंद नहीं है। वह जो है, अगर उसके बारे में मेरी बच्ची को पता चला ना तो वह उसके पास भी नहीं रहेगी। वो एक खूंखार शेर है और मेरी बहन एक शेरनी नहीं, हिरण है। उसे तो प्रताप पैलेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और ऐसी शादी होना, यह मुझे सच में अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन प्रताप पैलेस में आएगी। और वैसे भी मैं भी यह नहीं सोचा था कि मेरी शादी भी यहाँ पर होगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। जरूर हम यहाँ तक आ गए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूल सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। और अगर वैसे ही तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया तो क्या मेरी बहन बताया कि वह तो अपने दर्द को अपने अंदर रखना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। राघव ये सुनकर गुस्से भरी आवाज में उसके दोनों कंधों को पकड़कर, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो जाना? मैं जबरदस्ती की है। तुमसे जो भी शादी हुई है वो हमारी मर्जी से हुई है। माना पहले मैं गुस्से में था, तुमसे जबरदस्ती सब कुछ करना चाहता था, पर जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तब तो तुम्हारे पास में आया था ना। मैं तुमसे माफ़ी भी मांगी थी और हमारी शादी की बात भी की थी, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कहते कहते वह अपने हाथों की पकड़ उसके कंधों पर कसने लगता है। वही उसकी ऐसे करने से महक दर्द से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए। पर जो गलत है वह तो तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं। अब तो मुझे तुम्हारी वजह से अपना कॉलेज तक जाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं आगे की पढ़ाई तक नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मैं हॉस्पिटल ज्वाइन भी कर लिया ना तो भी सब लोग तुम्हारी नाम से मुझे जानते हैं। कोई मुझसे बात करने के लिए 10 बार सोचता है राघव, और यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते कहते एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वह भी मजाक किया। माना हम दोनों का स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, पर तुम्हें जल्दी थी शादी की। अगर हम 2-3 साल और रिलेशन में रहते तो क्या प्रॉब्लम होती, पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे शादी ही करनी थी। और इस वजह से आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम जानते हो कल जब मैं हॉस्पिटल में गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मेरे सामने सर झुकाया था राघव। इसकी मुझे आदत नहीं है। आदत क्या, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ ना, वह सब डरते हैं बात करने में मुझे, और इसकी वजह तुम हो। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर राघव गहरी सांस लेकर, जाना मैंने पहले ही कहा था, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी तुम्हारे नज़दीक है और ऐसी ट्रीटमेंट में मिल रही है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। आखिर हर एक लड़की का सपना होता है
राघव इसके आगे कुछ का पता उससे पहले ही महक उसके दोनों हाथ अपनी कंधे से दूर करके गुस्से भरी आवाज में उसे पर चिल्ला देती हैं। 135 खुद को चोट पहुंचाना। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर राघव गहरी सांस लेकर, जाना मैंने पहले ही कहा था, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी तुम्हारे नज़दीक है और ऐसी ट्रीटमेंट में मिल रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आखिर हर एक लड़की का सपना होता है। राघव इसके आगे कुछ का पता उससे पहले ही महक उसके दोनों हाथ अपनी कंधे से दूर करके गुस्से भरी आवाज में उसे पर चिल्ला देती हैं। राघव की तरफ देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, मुझे नहीं ऐसी फालतू की ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं सबसे बड़ी हूँ और वह लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ। ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं पसंद है। मेरे पापा चाहे बिजनेसमैन हो, पर कभी भी मैंने उनके एम्प्लॉइज को भी यह नहीं कहा कि मेरे सामने सर झुकाए। ये सब बहुत गंदा लगता है। मैं एक इंसान हूँ, कोई खानदानी शहजादी नहीं जो ऐसी ट्रीटमेंट की आदत डालो। जो लड़कियां डालती है उनसे ही शादी कर लेते, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। कहते होंगे वह उससे दूर हो जाती है और वहां से जाने वाली थी कि राघव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, जिससे महकाकर उसके सीने से लग जाता है, ये देखकर महक अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, राघव मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें सिचुएशन में हो कि मैं तुमसे कोई बात करूं। अगर मैं इस समय तुमसे बात कर ली तो हम दोनों के बीच झगड़ा ही होगा और बाहर पूरे घर वाले हैं। मैं उनके सामने यह नहीं दिखाना चाहती कि तुम कितने ज़्यादा प्यार हो और कितने ज़्यादा केयरिंग हो, तुम्हारी वजह से आप मुझे घुटन महसूस होने लगी है। कहते हुए वह वहां से जाने लगती है तो राघव उसका हाथ नहीं छोड़ता है, जिससे महक को गुस्सा आने लगता है। वह वैसे ही अपनी जगह से खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी खतरनाक आवाज में, जाना कितनी बार कहा है, मुझे चिल्लाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमसे प्यार करता हूँ इसी वजह से शांत बैठा हूँ। आइंदा से अगर ऐसा तुमने करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो बेहतर यही है कि तुम्हें सबकी आदत डाल लो या मुझे तुम्हें ये सब आदत डालने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। कहते हुए उसके माथे को चूमकर से दूर होने लगता है। तो महक इसकी तरफ देखकर, अगर मैंने तुम्हारी बात ना माने तो शादी की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे हर एक हुक्म को मानती रहूं। मंगलसूत्र डाला है, कोई गुलाम की बेदिया नहीं। आइंदा से मुझे किसी चीज़ के लिए मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए वह गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। तो वही राघव उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ को देखा है, फिर उसे दीवार पर जोर से मार देता है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। पर राघव उसकी थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। वह सोफे पर वहीं बैठ जाता है और अपने हाथ को वहीं सोफे पर रख देता है, जिसे खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगती है। ये सब राघव देखा है पर कुछ भी नहीं कहता। वह अपनी आंखें बंद करके कॉफी टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर गहरी सांस लेता है। वही आधे घंटे बाद जब महक का गुस्सा कहीं शांत हो जाता है तो वह रूम में वापस आ जाती है। वह जैसे ही सामने राघव का हाथ और उसे ऐसी दिखती है तो वह डर से उसके पास आकर उसके दोनों गालों को पकड़कर अपनी डरी और परेशानी भरी आवाज में, राघव तुम ठीक तो हो या हाथ में चोट कैसे लगी? महक की आवाज को सुनकर आगे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बड़ी मासूमियत से, मैंने तुम पर गुस्सा किया ना, जाना मैं मजबूर किया ना तो उसी की ही सजा है। यह अब तुम मुझसे नाराज हो ना, मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, यही मेरी सजा है। मैंने अपनी जाना पर ऊंची आवाज में बात की, उसे धमकी देना।
ये सुनते ही महक उसके दोनों गालों को पकड़कर इसे शांत करते हुए, राघव ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं गुस्सा हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लगती हूँ, अगर यहाँ से बड़ा कोई नहीं होगा। कहते हुए महक अपनी जगह से खड़ी होकर फटाफट से राघव के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए चली जाती है। वो फर्स्ट टेस्ट बॉक्स को लाकर राघव के हाथों बैंडेज करने लगती है। इस समय उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डर, दर्द और परेशानी, ये तीनों ही देखे जा सकते थे। और वही राघव बस शांति से और बड़ी मासूम मुझे उसे देख रहा था। इस समय जरूर उसे चोट लगी हुई थी, पर कहीं गुना ज्यादा महक को इसका दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि राघव के इस जख्म से उसे पर क्या इफेक्ट हो रहा है। और उसे यह सोचकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि राघव ने उसकी वजह से खुद को चोट पहुंचाई है। वही राघव शांति से महक को देखने लगता है। जब महक उसके हाथों पर बैंडेज लगती हैं और अपनी जगह से जैसे ही खड़ी हो जाती है, तो राघव उसका हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से, अब क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? महक उसके बाद उसके चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, एक डर था, परेशानी थी, जिसे देखकर महक उसके दोनों गालों को पकड़कर उसके माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से, बिल्कुल भी नहीं, तुम कैसे सोच सकते हो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? हाँ, मैं गुस्से में हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। अब ये सब छोड़ो, यहीं पर बैठो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा? कहते हुए वह मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं। वही राघव अपने हाथ को देखा है, फिर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर वैसे ही लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य के प्राइवेट पैलेस में रोशनी तैयार हो रही थी, पर उसके गाउन की जीप उसे लगाई नहीं जा रही थी, क्योंकि ड्रेस थोड़ा टाइट था और लगाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वो मिरर में देखते हैं फिर उदासी से, आखिर इस डिजाइनर की प्रॉब्लम क्या है? इस डिजाइनर ने ऐसी ड्रेस बनते ही क्यों है जिसे जीप लगानी पड़ रही है? इसे डायरेक्ट नहीं पहना जा सकते हैं क्या? नहीं तो आगे ले जाते, साइड में ले जाते, पीछे क्या जरूरत थी? पता नहीं ऐसे लगाने में मेरी कितनी ज्यादा हालत जाने वाली है। कहते कहते वह उधर से अपना सर हिला देती है। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं, जिससे वह सामने मिरर में देखते हैं, जहां पर सूर्या ब्लैक कलर के बिजनेस सूट को पहने मिरर के सामने खड़ा था। इस समय उसके चेहरे पर जरूर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर हाँ, उसका चार्मिंग फेस देखकर रोशनी सिर्फ मिरर में उसे देखते ही रह जाती है। वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या की डोमिनेटिंग आइज में देखने लगती है। वही सूर्या उसके पीठ को देखा है, जो गोरी थी दूध जैसे, वह नीचे झुककर उसके पीठ पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और अपने दोनों होठों को आपस में जोड़ लेती हैं। उसके ऐसे छुअन से रोशनी के रोम रोम में जैसे सिमरन सी उड़ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। इस समय सूर्या जिस अंदाज में अपने होठों को उसके पीठ पर रखे जा रहा था, उसे रोशनी की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगा था। वह गाउन को कस के अपनी मुट्ठियों में पकड़ लेती हैं। वही सूर्या जैसे जैसे अपने होठों को उसके पीठ पर लगाया जा रहा था, वैसे वैसे वह जीत को भी ऊपर की ओर ले जा रहा था। जब उसकी गर्दन पर आ जाता है, तब एक ही झटके में उसकी जिप ऊपर करके उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है और वैसे ही अपना चेहरा उसके गर्दन में डाले अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगता है, जिसे रोशनी अपनी नीली आंखें खोल देती है और वह बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। सूर्या भी रोशनी की समुद्र से गहरी नीली आंखों में देखने लगता है। इस समय दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रोशनी ने अपने हाथ सूर्या के हाथों पर रख दिए, जोश के पेट पर थे। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब हमें जानना चाहिए, वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है। सूर्या वैसे ही उसे बाहों में जो करते हुए मुस्कुराकर, होने दो, आखिर सूर्या प्रताप कौन है?
ये भी तो उन्हें पता चलना चाहिए कि नहीं फायरफ्लाई। और एक बात, चाहे कोई भी तुमसे कितनी भी बात करने के लिए आए, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोशनी हैरानी से उसे देखकर, पर क्यों मैं उनसे बात नहीं कर सकती? सूर्या वैसे ही अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्योंकि वह तुम्हारे ना ही स्टेटस से मैच करते हैं, ना ही तुम्हारी खूबसूरती से। इतना समझ लो कि वहाँ पर मतलबी लोग इतने मिलेंगे तुम्हें कि तुमसे कनेक्शन बनाने के लिए बातें करने लगेंगे। पर इतना ही, तुम्हें उनको अपना चेहरा दिखाना है और ना ही उनमें से किसी से बात करनी है। उनके सामने ऐसे दिखाओ कि उनसे बात करने में तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है मेरी फायरफ्लाई बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, पर यह चीज़ अब तुम्हें सीखनी होगी। आखिर तुम सूर्य प्रताप की फायरफ्लाई हो। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को सुनकर रोशनी हैरान हो जाती हैं। वह हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। उसकी आंखों को देखकर पता नहीं क्यों उसे एक अलग से डर महसूस होने लगता है। वह बहुत ही अजीब तरह से चमक रही थी। 136 योर बस्टर लीव मी, क्योंकि वह तुम्हारे ना ही स्टेटस से मैच करते हैं, ना ही तुम्हारी खूबसूरती से। इतना समझ लो कि वहाँ पर मतलबी लोग इतने मिलेंगे तुम्हें कि तुमसे कनेक्शन बनाने के लिए बातें करने लगेंगे। पर इतना ही, तुम्हें उनको अपना चेहरा दिखाना है और ना ही उनमें से किसी से बात करनी है। उनके सामने ऐसे दिखाओ कि उनसे बात करने में तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है मेरी फायरफ्लाई बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, पर यह चीज़ अब तुम्हें सीखनी होगी। आखिर तुम सूर्य प्रताप की फायरफ्लाई हो। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को सुनकर रोशनी हैरान हो जाती हैं। वह हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। उसकी आंखों को देखकर पता नहीं क्यों उसे एक अलग से डर महसूस होने लगता है। वह बहुत ही अजीब तरह से चमक रही थी। रोशनी उसकी आंखों को देखकर बड़ी मासूमियत से, ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। आप चलो, वैसे भी तुम्हारी बातें मुझे ना कुछ समझ नहीं आती है। सूर्या रोशनी की बात पर कुछ नहीं कहता है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं रोशनी भी उसे देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर उसके हाथों में अपना हाथ डाले पार्टी के लिए निकल जाती हैं। इस बात से अनजान की पार्टी में उसके साथ कुछ खास होने वाला है, जो उसने सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक भी सड़क पर मयंक परेशानी से बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी बाइक खराब हो चुकी थी ना, तो वह घर जा रहा था। रात का समय था, कोई वहां पर नहीं था और रात के अंधेरे में उसे इतनी डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी कि जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने 10 से ज़्यादा बार भगवान का नाम लिया था, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। मयंक चारों तरफ देखते हुए खुद से ही, आखिर इस अभी ही खराब होना था। अब पता नहीं मैं घर कब चला जाऊंगा। कहीं मामा जी परेशान हो गए तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी है। भगवान, आखिर मेरे जैसे बच्चों के साथ इतनी सारी परेशानियां क्यों लिखी हुई है? उद्धरण चिन्ह। कहते कहते मयंक अपने सर पर दोनों हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक का आते हुए दिखती है, जिससे उसकी आंखों में चमक आने लगते हैं। वह जल्दी से अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे वो का रुक जाती है। तो मयंक अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेता है। पर जब वो ये देखा है कि उस का शीशा नीचे होते ही धुआं बाहर आ रहा है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि अंदर क्या हो रहा है। इसी वजह से वह उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। वही सामने वाला आदमी, जिसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वो कितना ज्यादा का है। और अंदर एक लड़की की आवाज आ रही थी, जिसे समझने में देर नहीं लग सकती कि अंदर क्या हो रहा है। मयंक इतना जरूर समझ चुका था कि वहां पर मौजूद 4 चौकसे और अंदर एक लड़की है। मयंक जल्दी से अपने कदम और दूरी पर लेकर अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। तभी वह शख्स मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मयंक इस पर अपना सर ना में हिलाकर अपने चेहरे पर जैसे तैसे जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आपको जा सकते हैं।
तभी दूसरा वाला शीशा जो पीछे वाला था वह नीचे हो जाता है और उनमें से एक लड़का जो करीब 28 साल का हो, वह अपना सर बाहर निकलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपना शर्ट निकला हुआ है। मयंक की नज़र वहां पर चली जाती है तो वह देखता है कि वो लड़की उसके ऊपर बैठी हुई है। तो जल्दी से वह अपनी नज़रें दूसरे तरफ कर लेता है। ये देखकर वह लड़का मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, क्या तुमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है जो इतना शर्मा रहे हो, बिल्कुल एक लड़की की तरह रिएक्ट करने लगे हो? तुम आजकल के लड़के हो और जहाँ तक मुझे पता है तो हमसे पहले ये सब कर देते हैं। अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें थोड़े से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हम पहले से ही 5 है। अगर तुम्हें आना है तो किसी की गोद में बैठना पड़ेगा और मेरे गोद में खाली कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए वैसे भी मुझे कुछ नया ट्राई करने को मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़के की घटिया बातों को सुनकर मयंक के गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो अपने गुस्से को जैसे तैसे करके शांत करके अपने दोनों हाथ जोड़कर, मुझे न ही आपकी कोई मदद चाहिए और न ही आपकी गोद चाहिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी और से मदद ले लूँगा या रात भर यही रहूँगा, पर आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहते हुए वह आगे की ओर चलने लगता है तो वह लड़का ड्राइवर सीट पर बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखकर, अब तुम क्या देख रहे हो, उसे तो अपने साथ लेकर ही जाना है, दिखने में भी कुछ काम नहीं है और ट्राई करने में भी मजा आ जाएगा। ये सुनकर उसे लड़के के साइड में बैठा हुआ वह लड़का, तुम पागल हो गया है क्या, या तुझे लड़कों में इंटरेस्ट आ रहा है? पहले से ही तेरे गोद में एक लड़की है और एक को तू अपने गोद में लाना चाहता है। पागल मत बन, छोड़ दे इसका पीछा, वैसे भी यह हमारे लिए काफ़ी है, नहीं तो और एक का जुगाड़ में कर दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम चारों भी फंस जाएंगे। ये सुनकर वह लड़का जिसकी गोद में लड़की थी, उसे लड़के के गोद में देखकर अपने कपड़े पहनते हुए, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। रही बात मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या नहीं, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे वह लड़का चाहिए और बेहतर यही है कि तुम ऐसे संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। और खबरदार जो उस पर अपनी नज़र डाली, क्योंकि वह मेरा शिकार है। ये सुनते ही वह तीनों हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। वही वह लड़की भी उसे हैरानी से देख रही थी। वो उसके गले में अपने हाथ को डालें। बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और भी सेटिस्फाई कर सकती हूँ। क्यों तुम किसी लड़के के पास जा रहे हो, वह भी मेरे होते हुए? वी कहते कहते वह अपने हाथ नीचे क्यों ले जाने लगती है तो वह लड़का उसका हाथ पकड़कर, सोचना भी मत, जितना मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया है उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, और ये तीनों तुम्हें और सेटिस्फाई कर देंगे। आप अपना मुंह बंद करो, इन तीनों को सेटिस्फाई करो। कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। एक पल के लिए तो वह लड़की डर से भर जाती है। वह बिना कुछ बोले अपने हाथ को उसे दूर करके वह जिस लड़के की गोद में बैठे थे उसे लड़के की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है और किस करने लगते हैं। वही ये देखकर वह लड़का भी उसे कैसे करने लगता है और वही उसके साइड में बैठा हुआ लड़का का से बाहर आकर मयंक के पीछा करने लगता है। वो उसे लड़के को अपने पीछे आते हुए देखा है तो डर के मारे वह आगे की ओर भागने लगता है और उसे ऐसे भागते हुए देखकर वह लड़का भी भाग रहा था। तभी एक बाइक स्पीड से उनकी तरफ आ जाती है तो मयंक उसे बाइक के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वह बाइक रुक जाती है और वही वह अपनी जगह पर खड़ा होकर मयंक की तरफ देखने लगता है। जब वह ये देखा है कि मयंक को चोट नहीं पहुंची है तो वह लड़का बिना देर किए मयंक के पास जाकर उसके गले को पकड़कर अपनी तरफ कर देता है और उसके हाथ को उसकी कमर के पीछे करने लगता है, जिससे मयंक दर्द के मारे उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करते हुए, यू बस्टर लीव मी, यू ब्लडी हेल, हाउ डरे यू टच मी, कहते रहते हो उसके सीने पर करने लगता है। वही वह लड़का मुस्कुराते हुए, लगा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा गुस्से में प्यार लगता हो।
मजा आ जाएगा तुम्हारी दर्द भरी चखों को सुनकर। मैं सोच भी नहीं सकता जब तुम मेरे नीचे होंगे तब कैसे देखोगे। कहते कहते वह लड़का तो हंसने लगता है, पर इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है कि सामने बाइक पर बैठे हुए शख्स जो भी था वो अभी तक गया नहीं था। उसने ये देखकर अपना हेलमेट निकालकर अपनी ठंडी आवाज में, अपना हाथ उससे दूर करो अगर मौत नहीं चाहिए तो। उसे लड़की की डरावनी आवाज सुनकर वह लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। वही मयंक जो गुस्से में आग बबूला हो रहा था और उसकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं डर रहा था। वह जैसे ही जानी पहचानी आवाज सुनता है तो अपनी गर्दन उसे तरफ करके देखता है, तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी भरी आवाज में, रॉकी तुम यहाँ पर। रॉकी अपने बाइक से उतारकर उसे लड़के को एक ही पंच में मयंक से दूर करके उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। और उसके पसीने भरे चेहरे को देखकर, अगर यह सवाल मैं तुमसे कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर होंगे। वैसे मुसीबत हमेशा ही तुम्हारे पास आती है या तुम उनके पास जाते हो। ये सुनकर मयंक उसे देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही बस्टर मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और उसकी बातें इतनी घटिया है ना मन करता है इसे जान से मार दूं। कहते कहते उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं, तो रॉकी उसे देखकर मुंह बनाते हुए, मेरे सामने तो ऐसे बनते हो जैसे मुझे अभी जान से मार दोगे। और इसके सामने तो भीगी बिल्ली दिख रहे थे। क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है जो तुम खुद को भी नहीं बचा सकते हो? मेरे सामने तो हर वक्त एक भूखे शेर की तरह दहाड़ने रहते हो, जैसे मौका मिले और अभी खाओगे। उद्धरण चिन्ह। वह इतना ही कहता कि वह लड़का अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों की तरफ बढ़कर एक पांच जैसे ही करने वाला था। ये देखकर मयंक अपनी आंखें बंद कर लेता है और वही उसकी पंच मयंक के कानों में सुनाई देती है। 137 अंजन पार्टी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही बस्टर मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और उसकी बातें इतनी घटिया है ना मन करता है इसे जान से मार दूं। कहते कहते उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं, तो रॉकी उसे देखकर मुंह बनाते हुए, मेरे सामने तो ऐसे बनते हो जैसे मुझे अभी जान से मार दोगे। और इसके सामने तो भीगी बिल्ली दिख रहे थे। क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है जो तुम खुद को भी नहीं बचा सकते हो? मेरे सामने तो हर वक्त एक भूखे शेर की तरह दहाड़ने रहते हो, जैसे मौका मिले और अभी खाओगे। उद्धरण चिन्ह। वह इतना ही कहता कि वह लड़का अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों की तरफ बढ़कर एक पांच जैसे ही करने वाला था। ये देखकर मयंक अपनी आंखें बंद कर लेता है और वही उसकी पंच मयंक के कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनकर मयंक अपनी आंखें खोल देता है। वह जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे लड़के के हाथ को बुरी तरह से लटका हुआ देखा है। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ की हड्डियां टूट चुकी है। वही रॉकी अपने हाथ को झड़ते हुए मयंक को बाइक पर बैठा देता है और उसके सामने एक चिप्स का पैकेट आगे करके, इसे खा लो तब तक मैं कुछ चीजों को सॉल्व करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसके बालों को सहलाकर उन लड़कों के पास चला जाता है जो अभी अभी का से बाहर आ रहे थे। वही वह लड़की यह सब देखकर डर के मारे अंदर ही बैठी रह जाती हैं और वही उसे लड़के के दोस्त जो कार में बैठे हुए थे, वह जब ये देखते हैं कि उसे लड़के को मारा जा रहा है तो वह सभी बाहर आ जाते हैं। वही उसके दोस्त रॉकी को देखकर गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं। उनमें से एक लड़का रॉकी की तरफ देखकर, तुम्हें पता है हम लोग कौन है? तूने जिसे मारा है ना, वह कोई आम नहीं है। हम सभी के कनेक्शन पॉलिटिक्स में है बेटा, तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। ये समझा रॉकी जोर जोर से हंसते हुए। अच्छा ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे तो जान से मार देना चाहिए था। और किसको तुम धमकी दे रहे हो? पहले मेरे बारे में तो अच्छे से जान लिया करो। पता है मैं कौन हूँ? रॉकी चौहान। चौहान का बेटा हूँ। और कुछ जानना है? अगर चौहान के बारे में नहीं पता है तो कोई नहीं, धीरे धीरे पता लग जाएगा।
कल हॉस्पिटल के बेड पर लेटे सर्च करते बैठना कि चौहान खानदान कौन है। चौहान का नाम सुनकर उन तीनों के चेहरे पीक पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें पता है कि चौहान खानदान क्या है। और वही वह लेटा हुआ लड़का भी डर से मारे कांपने लगता है। ये देखकर रॉकी बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? मुझे घमंड नहीं दिख रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले था। मुझे डराने आए थे, हाँ मरने आए थे। चलो मारो मारो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉय पर हाथ लगाने की? अब इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। ये सुनकर वह तीनों ही अपना सर नामे हिलाते हुए, हमने तो उसकी तरफ देखने भी नहीं वाले थे। मैंने तो पहले बोला था मुझे इंटरेस्ट नहीं लड़कों में, तो हम क्यों उसके पास जाएंगे? ये सारी गलती इसकी है, इसकी ही वजह से हमने कारों की थी, नहीं तो हमारे लिए पहले से हम तीनों ने इंतजाम कर रखा है। वह काम है, हमें मतलब नहीं है इससे और नहीं हमें कुछ ट्राई करना है। उद्धरण चिन्ह। उन लड़कों की बातों को सुनकर मयंक जो वेफर्स खा रहा हाँ वह रुक जाता है। वो उनके रिएक्शन को देखा है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो सभी डर के मारे कहाँ पर रहे थे। ये देखकर मयंक हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी डर क्यों रहे हैं रॉकी के नाम से। आखिर रॉकी है कौन है? अभी तो उसे पता ही नहीं था। वह सच में पड़ गया कि आखिर रॉकी की वजह से ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं। आखिर क्या है रॉकी में? वही रॉकी एक एक करके सभी को मयंक जो वेफर्स खा रहा था वह सामने का नज़ारा देखा है, क्योंकि रॉकी सभी को इस तरह मार रहा था कि जिसे देखकर मयंक ने तो अपना मुंह ही खोल रखा था। वह अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि रॉकी कभी गुस्से में इतना किसी को मार सकता है। इस समय रॉकी सबसे अलग था। जो उसके सामने था वैसा नहीं था, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा भयानक और गुस्से लग रहा था। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन लड़कों को मार खाते हुए देख रहा था। फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे झुका लेता है, क्योंकि वह और उन लड़कों की दर्द भरी आवाज नहीं सुन सकता था। उसे शांति में उन चारों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं उन चारों को मारने के बाद रॉकी का की तरफ बढ़ने लगता है। वह जब आता है तो उसे लड़की ने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। रॉकी जब उसे तरफ आता है तो उसे लड़की को देखकर वह अपनी नज़रें फेर लेता है, क्योंकि वो लड़की वैसे ही बैठी उसे देख रही थी। रॉकी अपनी ठंडी आवाज में, अपने कपड़े पहनो और इन चारों को यहाँ से ले जाओ, अगर गलती से भी अपना मुंह खोल दिया तो, कहते हुए वह वहां से जाने लगता है। वही वह लड़की हैरानी के साथ रॉकी को देखते हैं, जिसे एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं था। अगर रॉकी की जगह दूसरा लड़का कोई होता तो अब तक उसे ऐसे देखकर कुछ तो करता, पर रॉकी उसके बाद ही कुछ। वही जब रॉकी वहां पर आ जाता है तो मयंक उसे ही देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था। रॉकी को समझने में देर नहीं रखने की मयंक ये सब देखकर डर चुका है। वो उसके पास आकर उसके कंधे को पकड़ लेता है, जिससे मयंक वैसे ही अपना सर झुकाए। मुझे घर जाना है, पर मेरी बाइक यहाँ पर खराब है, क्या करूँ? रॉकी मयंक को देखा है, जो इस समय उसके सामने 5 साल के बच्चे से काम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वह अपना सर हिलाते हुए, बाइक को यहीं पर रहने दो, कल सुबह तुम्हारे घर पर तुम्हारी बाइक आ जाएगी। मेरे आदमी जहां पर छोड़ देंगे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिलहाल तुम्हारी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। उद्धरण चिन्ह। मयंक इस पर अपना सर हिला देता है और रॉकी उसे अपने पीछे बैठा देता है। इस समय दोनों में ही शांति थी, कोई कुछ नहीं कहता। जब मयंक का घर आता है तब मयंक रॉकी को बाय बोलकर जाने ही वाला था कि रॉकी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लेते, उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, क्या तुम पूछोगे नहीं कि वह लोग इतना ज्यादा डर कैसे गए मेरा नाम सुनकर? मयंक एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, जैसे उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह अपना सर ना में हिलाकर, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, वैसे भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं है, अब छोड़ो, इससे पहले कोई मुझे गलत समझे। वैसे भी आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ।
इसके बदले में तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर ऐसी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। कहते हुए वह उससे दूर होकर वहाँ से जाने लगता है। वही रॉकी भी उसे देख रहा था। उसने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथों को देखा, फिर कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकला, किसी को कॉल कर देता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो रॉकी अपनी ठंडी आवाज में, जिसका हाथ टूटा है याद रखना उसके हाथ के साथ पैर भी टूटने चाहिए, कहकर वह कॉल कट कर देता है और एक सेकंड फ्लोर की विंडो की तरफ देखा है, जहां पर उसे एक काला साया नजर आ जाता है, जिसे देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर बाइक को फुल स्पीड में बढ़ा देता है और वही रॉकी के जाने के बाद मयंक, जो वहां पर छुपा हुआ था, वह पर्दे को एक तरफ करके रॉकी को जाते हुए देख रहा था। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है, फिर अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक का वहां पर खड़ी हो जाते हैं और उसमें से आ जाते हैं सूर्या और रोशनी। इस समय दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वही पीछे से आती हुई कार, जिसमें तेजाब था, वह सूर्या के साइड का डोर ओपन कर देता है, जिससे सूर्या अपने कोट को सही करते हुए बाहर आ जाता है और रोशनी की तरह बढ़ जाता है। रोशनी उसे देखकर गहरी सांस लेती हैं। सूर्या ने डोर ओपन किया था, रोशनी बाहर आ जाती है। वह सामने बड़ी आलीशान पैलेस को देखकर हैरान हो जाती हैं। वह चारों तरफ देखती है तो वहां पर एक टाइट सिक्योरिटी थी और ऐसा लग रहा था कि मुंबई से दूरी पर है, क्योंकि वह दोनों यहाँ पर आते वक्त 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। वह जब आते हैं तो वहाँ पर 10 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड लाइन में खड़े होकर अपना सर झुका लेते हैं। ये देखकर रोशनी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वह सूर्या की तरफ देखती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर वह अपना सर हिला देते हैं, पर कुछ कहती नहीं है। सूर्या अपना हाथ आगे कर देता है तो रोशनी उसके आर्म में अपना हाथ डाल लेते हैं। उसे डर लग रहा था, इसकी वजह से वह कस के उसके आर्म को पकड़ लेती है और कहीं ना कहीं सूर्या ये सब महसूस कर सकता था। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अगर डर लगे तो मेरी आंखों में देखना और चेहरे पर बिल्कुल भी मत लाना फायरफ्लाई। सूर्या की ऐसी बात को सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती हैं। वह दोनों अंदर आ जाते हैं। वही अंदर अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा हॉल था। वह 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बना हुआ था और इतने सारे लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे, पर सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे और कोई कोई थी जो अकेले आए हुए थे। तभी सभी की नज़र एंट्रेंस की तरफ चली जाती है, जहां से सूर्या रोशनी के हाथों को पकड़े हुए आ रहा था। वह सभी को तरफ देखा है। जब यह नोटिस करता है कि सभी की नज़र रोशनी पर है, तो वह उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ कर देता है। धीरे धीरे आपको राघव का भी पागलपन समझ में आ जाएगा और वह क्या करता है ये धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि जब महक को इस बारे में पता चलेगा तो आपको भी पता चल ही जाएगा। बाकी कमेंट्स वगैरह करते रहिए। आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। 138 रही बात खतरनाक की, तो मैं कौन सा शरीफ हूँ। सूर्या की ऐसी बात को सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती हैं। वह दोनों अंदर आ जाते हैं। वही अंदर अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा हॉल था। वह 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बना हुआ था और इतने सारे लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे, पर सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे और कोई कोई थी जो अकेले आए हुए थे। तभी सभी की नज़र एंट्रेंस की तरफ चली जाती है, जहां से सूर्या रोशनी के हाथों को पकड़े हुए आ रहा था। वह सभी को तरफ देखा है। जब यह नोटिस करता है कि सभी की नज़र रोशनी पर है, तो वह उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ कर देता है, जिसे रोशनी हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आंखें सूर्या करना क्या चाहता है। वही सूर्या उसको देखकर मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रखकर हल्के से किस करके सभी की तरफ अपनी ठंडी नज़रों को डाल देता है। जैसे सभी उसकी वार्निंग को समझकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं।
वहीं रोशनी तो बस उसे हैरानी से देख रही थी। सूर्या उसकी कमर को पड़े अपने साथ हाल की तरफ ले जाने लगता है। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, हर किसी की नज़र उन दोनों परिचय। रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह पार्टी रखी तो राखी क्यों है। उसे इतना तो पार्टी में आए हुए लोगों को देखकर जिन्होंने मास्क लगाया था इंडियन बिल्कुल भी नहीं है। खास करके वह लड़की है, जिस अंदाज में अपने पति को देख रहे हैं तो वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वही सूर्या रोशनी को देखकर समझ चुका था कि उसके छोटे से दिमाग में चल रहा है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसकी कमर को वैसे ही पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे रोशनी अपना सर हिला देती है पर कुछ कहती नहीं है। पीछे से मंदार और तेजाब दोनों ही सूर्या के पीछे से आ रहे थे। वही सूर्या के आते हैं माहौल पूरी तरह से शाम और थोड़ा सीरियस होने लगता है, क्योंकि हर किसी को पता था कि सूर्या है तो है कौन। और वही कोई दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसे रोशनी का सूर्या के बेहद नज़दीक और सूर्या का ऐसा रोशनी के कमर पर हाथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कुछ सोचते हुए अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने मोबाइल को ऑन कर देना है और किसी को कुछ मैसेज करके अपने हाथों में पड़े हुए गिलास को गोल गोल के बारे लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी चारों तरफ देखते हुए कुछ सोचकर सूर्या के ब्लेजर को खींचने लगते हैं, जिससे सूर्य नीचे गिर जाता है। तो रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आखिर हम कहाँ पर आए हैं और यह कौन सी जगह है? आपने बताया नहीं, आखिर यह पार्टी किस वजह से रखी गई है और फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं यहाँ पर है? कहते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करने लगती है। और वही उसकी बात को सुनकर सूर्या वैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर, क्योंकि यह पार्टी बहुत अलग है और सबसे खास है, तुम्हें जैसा कहाँ है वैसा फायरफ्लाई, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी वहां जाता है। उसे देखकर रोशनी सूर्या को देती है। सूर्य अपने एक हाथ जो पेंट के पॉकेट में डाले हुए था और दूसरा हाथ रोशनी के कमर पर था। इस समय उसकी आंखों में घमंड था, होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। वह जब आदमी वहां पर आता है तो अपना हाथ आगे करके, किंग सोचा नहीं था कभी मुलाकात होगी। तुम यहाँ पर आए यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ अपनी क्वीन को भी लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। क्या हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं? सूर्या गॉडफादर से बिना हाथ मिलाए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। इतनी भी जल्दी क्या है गॉडफादर, पहले हम पार्टी में आएंगे तो एंजॉय तो करना होगा। अब इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो जरूर कुछ बड़ा ही होने वाला है कि सही कहा ना? ये सुनकर गॉडफादर अपना सर हिला देते हैं। तभी वहां पर आ जाता है माइकल। माइकल को देखकर सूर्या के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाते हैं और वही उसके होठों की मुस्कुराहट को देखकर माइकल के हाथों के मुठिया बन जाती हैं। एक गहरी सांस लेता है पर कुछ भी कहता नहीं है। वही सूर्या माइकल के चेहरे को देखा है। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि माइकल कितना ज्यादा गुस्से में है, पर फिर भी वह अपने होठों पर वैसे ही मुस्कुराहट बरकरार रखे माइकल को देखने लगता है। गॉडफादर माइकल को देखते हुए मुस्कुराकर, अब माइकल से इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हें पता तो होगा माइकल के बारे में। सूर्या इस पर अपना सर हिलाते हुए अपने गर्दन तिरछी करके, हाँ कैसे नहीं जानता, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं माइकल को। वैसे सोचा नहीं था इस पार्टी में तुम्हारी भी शक्ल देखने को मिलेगी, स्ट्रेंज। माइकल अपनी नज़रें तिरछी करके रोशनी को देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, पर मैंने नहीं सोचा था किंग की कमजोरी एक मासूम सी हिरन रहेगी। यहाँ पर पता है कितना ज्यादा खतरा है, फिर भी आज किंग ने इस पार्टी में लाया, मानना पड़ेगा। माइकल लगता है तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं हो, पहले मेरे बारे में अच्छे से जान लेना, और रही बात खतरनाक की तो मैं कौन सा शरीफ हूँ। कहते हुए वो उसे देखकर अपने होठों पर एक क्रीपी स्माइल देता है। वहीं रोशनी उसकी बात को कुछ समझ नहीं पाती है, वो बस उन दोनों को देख रही थी नासमझी में। यूं ऐसा लग रहा कि सूर्या बातें कम और उसे उसकी औकात ज्यादा दिख रहा था। वो ये सब देखकर अपना सर हिला देती है पर कुछ कहती नहीं है।
तभी एक काले कपड़े पहने हुए स्टेज पर आ जाता है और कपल डांस का अनाउंस करता है, जिससे सभी कपल्स एक एक करके स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। सूर्या रोशनी को भी अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाता है। वो उसे स्टेज के बीचों बीच खड़ा करके उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे रोशनी के हाथ सूर्या के कंधे पर चले जाते हैं और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखने लगते हैं। गाना प्ले हो जाता है और वैसे ही सूर्या रोशनी की नीली आंखों में देखते हुए को गाने लगता है, जिसे रोशनी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। ऐ काश, काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल न यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। सूर्या उसे गोल गोल घूमते हुए अपनी पीठ से लगा लेता है। वो दोनों इतना परफेक्ट स्टेप्स कर रहे थे कि सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। मंदार यह सब देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी तेजाब उसके साइड में आकर, अगर मैं बॉस के साथ आता नहीं तो पक्का आज मैं तुम्हारे साथ कपल डांस तो कर ही लेता, पर क्या कर सकते हैं, इस समय हम काम पर है। पर तुम उदास मत होना, जब हम घर जाएंगे ना तब तुम्हें जिस तरह का डांस करना है उसी तरह का डांस हम करेंगे। कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे जानलेवा आंखों से देखने लगता है। तो तेजाब बड़ी मासूमियत बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे आंख मार देता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है, जिससे मंदार उसका हाथ अपनी कमर से हटा देता है। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता। वही सूर्या रोशनी की गर्दन को वैसे ही अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन को चूम लेता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही उसके कान में सूर्या लिरिक्स को गाने लगता है। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जां, तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता हाँ, वो हो वो हो। कहते कहते वह उसे को उठा लेता है, जिसे रोशनी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर उसकी आंखों में देखने लगते हैं और सूर्या उसकी कमर को पकड़कर उसे गोल गोल घूमने लगता है। दोनों की यहाँ के आपस में टकरा रही थी और उन दोनों को ऐसे डांस करते हुए देखकर कोई था जिसकी आंखों में हद से ज्यादा नफरत और गुस्सा था। उसके हाथों में पड़े हुए गिलास पर उसकी पकड़ कस जाती है, तब वो गिलास टूट जाता है, यह उसे खुद भी पता नहीं चलता है। तू मेरी राह का सितारा, तेरे बिना हूँ मैं आवारा, जब भी तन्हाई ने सताया, तुझको बेसाखता पुकारा, चाहत है मेरी लाफना, पर मेरी जान दिल में हूँ रखता, हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, You tell me, I love what's meant to be. I know you feel it too, each time I look at you. कहते कहते वह उसे नीचे उतरकर उसके कमर को वैसे ही पड़े अपने बेहद नजदीक कर लेता है, जिसे रोशनी बस उसको देखने लगते हैं। इस वक्त स्टेज पर जो कपल्स मौजूद थे वो एक एक करके साइड में हटकर उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों इतने प्यारे लग रहे थे एक साथ कि हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। वही गॉडफादर जो खड़ा था उसका असिस्टेंट उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा कर देता है। गॉडफादर उसका इशारा समझकर सूर्या तरफ देखते हैं, जो रोशनी के साथ डांस कर रहा था। ख्वाबों का कब तक लूं सहारा, अब तो तू अभी जा खुदारा, मेरी ये दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा, समझाऊं इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता, हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता। कहते कहते सूर्य रोशनी के होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी उसे रुकती नहीं बल्कि उसके बालों में अपने हाथों को ले जाते हैं। वो दोनों एक सॉफ्ट किस कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रोशनी का चेहरा इस समय लाल होता जा रहा था क्योंकि सभी वहां पर मौजूद थे और वो उन सभी के सामने किस कर रही थी। यह सब उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब और नया था। और वही सूर्या गॉडफादर की तरफ देखा है, जो उसे आंखों से ही कुछ इशारा कर रहे थे। 139 रोशनी की न्यू साइड। कहते कहते सूर्य रोशनी के होठों पर अपने होठों को रख देता है,
जिसे रोशनी उसे रुकती नहीं बल्कि उसके बालों में अपने हाथों को ले जाते हैं। वो दोनों एक सॉफ्ट किस कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रोशनी का चेहरा इस समय लाल होता जा रहा था क्योंकि सभी वहां पर मौजूद थे और वो उन सभी के सामने किस कर रही थी। यह सब उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब और नया था। और वही सूर्या गॉडफादर की तरफ देखा है, जो उसे आंखों से ही कुछ इशारा कर रहे थे। सूर्य उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला देता है और सॉन्ग खत्म होते ही रोशनी के बालों को सहलाकर उसके आंखों में देखकर बड़े प्यार से, मुझे कुछ काम है फायरफ्लाई, तुम यहीं पर रहो और किसी से बात मत करो, मंदार यहीं पर है, कहते हुए उसके बालों को सहलाकर सामने मंदार को देखकर कुछ इशारा करके तेजाब के साथ सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। वही रोशन ने सूर्या को जाते हुए देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या ऐसा अचानक क्यों उसे पार्टी में अकेला छोड़कर चला गया। वह कुछ सोचकर मंदार के पास आ जाते हैं। वही मंदार जो वहां पर खड़ा अपना सर झुकाया हुआ था। रोशनी उसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से, यह ऊपर क्यों गए, क्या कुछ काम है क्या, और क्या तुम मुझे बता सकते हो ये पार्टी किसके लिए रखी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोशनी अपने सवालों की लिस्ट उसके सामने कर देती है और वही मंदार इतने सारे रोशनी के सवालों को सुनकर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, मैडम कुछ बिजनेस के काम है, इसकी वजह से बॉस गए हैं और यह पार्टी भी बिजनेस की वजह से ही रखी गई है। बस आप किसी से बात मत कीजिए, कोई भी आए उन्हें मैं हैंडल कर दूंगा। बस आप उनके सामने मुस्कुराए मत कीजिए, यहाँ पर हर कोई फ़ायदा उठाने के लिए ही आया है, हर किसी का। कहते हुए वह उसके सामने जूस के गिलास को आगे कर देता है। रोशनी मंदार की बात पर अपना सर हिला देती हैं और मंदार उसे एक चेयर पर बैठकर अपने साथ लेंगे एक बॉडीगार्ड को रोशनी के लेफ्ट साइड रख देता है और मंदार उसे के राइट साइड खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी रोशनी के पास नहीं आ पा रहा था, न ही कोई बात कर पा रहा था। बहुत सारे पार्टी में आए हुए लोग उसी की तरफ देख रहे थे। जो उसके यहाँ से गुजर रहा था उसकी नज़र रोशनी पर ही थी। ये सब रोशनी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसे यहाँ का माहौल घुटन महसूस देने वाला था। वो कुछ सोचकर अपनी जगह पर खड़ी होते हुए मंदार की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, यहाँ पर कोई बालकनी, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं खुली हवा को महसूस कर सकती हूँ? यहाँ पर मुझे घुटन जैसा महसूस होता है और यहाँ के लोग जो और ज़्यादा जिस तरह से देखते हैं, क्या हम कहीं और जा सकते हैं? भाई प्लीज़ ना मत कहना क्योंकि तुम्हारा वह खड़ूस बॉस यहाँ पर नहीं है। रोशनी की मासूमियत भरी आवाज़ और उसकी बात और उसका खुद के लिए भाई कहना, यह मंदार को बहुत ज़्यादा नया था। उसकी कोई बहन नहीं थी, पर रोशनी ऐसे कहना उसके लिए बहुत अलग वाली फीलिंग थी। वो मुस्कुराकर अपना सर हिलाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मंदार सुनकर अपना सर हिला देता है और रोशनी को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं रोशनी अपनी नज़रें तिरछी करके किसी को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर मंदार के पीछे पीछे जाने लगती है। मंदार उसे पार्टी हॉल के बाहर एक गार्डन था, वहां पर ले जाता है। वो गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, हर तरफ फूल थे, कुछ पंछियों की आवाज़ में आ रही थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। रोशनी को वह अपने हाथों में पड़े हुए जूस के गिलास को वही गार्डन के बने बेंच पर रख देती हैं और खुद झूले पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं रोशनी को बैठे हुए देखकर मंदार और वह बॉडीगार्ड दोनों ही रोशनी से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं, जिससे रोशनी के पास कोई आए ना। वहीं रोशनी ऐसे ही सामने देख ही रही थी कि तभी वह कुछ सोचकर पीछे मंदार को देखते हैं। मंदार वहां पर आ जाता है, वो बड़े प्यार से, क्या हुआ, कुछ चाहिए मैडम आपको? रोशनी बड़ी मासूमियत से अपना सर हिलाते हुए, क्या कुछ खाने को ला सकते हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगे हैं। आपके तो शैतान बॉस ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। दोपहर में जो झगड़ा किया उसके बाद तो मेरा कुछ खाना गले के नीचे गया ही नहीं, और अब मेरा पेट इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है जैसे अंदर ही जो बच्चे मेरे पाल रहे हैं वो मर जाएंगे। रोशनी की बात सुनकर मंदार नासमझी में, बच्चे? क्या बॉस पापा बनने वाले हैं?
रोशनी अपना सर ना में हिलाते हुए अपना सर हिलाकर, बच्चे मतलब चूहे अब तो जानते हैं ना, पेट में आवाज आ जाती है। आपको नहीं भूख लगती है क्या? तब आवाज तो आती है ना। सच में भाई आप कितने बड़े बेवकूफ हो। कहते हुए वो उदासी से अपना सर हिला देते हैं। वही मंदार रोशनी की बात पर पहले तो हैरान हो जाता है, फिर अपना सर हिलाकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो अपने बाल को जाते हुए अपने साथ लाए हुए बॉडीगार्ड की तरफ देख सी कर, ध्यान रखना कोई आए तो उन्हें मैडम के पास मत आने देना। इस पर वह बॉडीगार्ड अपना सर हिला देता है। तभी एक काला साया वहां पर आ जाता है। वह मंदार को जाते हुए देख रहा था। उसकी नज़र उसे ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड की तरफ चली जाती हैं। उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को निकलता है। जैसे ही वह अपने मोबाइल को निकलता है, वैसे ही किसी को मैसेज करके पिले के पीछे छुपकर रोशनी को देखने लगता है, जिस बी की पीठ उसे देख रही थी। करीब 5 सेकंड के बाद वहां पर एक लड़की आ जाती है। वह जानबूझकर उसे बॉडीगार्ड के ऊपर ड्रिंक के गिलास को गिरा देती है। फिर बड़ी मासूमियत से उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगते हैं। वह बॉडीगार्ड भी उसे लड़की की खूबसूरती को देखकर उसके साथ चला जाता है। वही जब वह साया ये देखा है कि सभी वहां पर जा चुके हैं और रोशनी के लिए हैं, तो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिसे रोशनी जो सामने देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर जो मासूमियत भरी मुस्कुराहट है, वह गायब हो जाते हैं। रोशनी इस समय बहुत अलग तरह से मुस्कुरा रही थी। वही वह साया रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर उसके सामने आकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, इन आंखों को भूल गई हो क्या जो तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई? क्या ये आंखों का खौफ खत्म हो गया? बताऊं क्या डर लग रहा है अब? पूरे 1 साल तुमने मुझे इंतजार करवाया है और अब देखो वह इंतजार मैं खत्म कर दिया है। तुम्हें मेरी दुनिया में ले जाने आया हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोशनी, जो इस समय अपने चेहरे पर डरे हुए एक्सप्रेशन लाए हुए थे, वह मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर वह साया पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी रोशनी उसे साया के हाथ को पकड़कर बिना देर किए उसे मोड़ते हुए उसके गले के एक नस दबाकर अंधेरे में ही उसे ले जाकर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे उसे शख्स का मांस है जाता है और वह और कोई नहीं डैक्स है। वहीं रोशनी डैक्स के हाथों को पकड़कर उसे बड़ी ही बेहरे में से मैरोट हुए उसके बालों को पकड़कर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गई हूँ या तुम्हारा खौफ मेरे अंदर है? जिस वक्त तुमने उसे लड़की का रेप किया था ना, उसे वक्त ही मेरे अंदर डर खत्म होकर नफरत भर चुकी थी। मरना तो चाहती थी मैं उसे दिन, पर तुमने मेरे हाथ बंद कर दिए थे। हम बड़े प्यार से देख रहे थे ना तुम मेरी आंखों को। 1 साल जितना तुमने इंतजार किया है उससे कहीं गुना ज्यादा मैंने इंतजार किया है। आज भी मैं उन यादों को भूलने नहीं दिया है। उसे लड़की की चीख आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आओगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैंने क्या कुछ किया, पर तुम तो मुझे मिले ही नहीं। तो सोचा शिकारी को ढूंढने से अच्छा है कि खुद शिकार का चारा बन जाए, और देखो प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। कहते हुए वह उसकी गर्दन की नस को दबा देता है, जिससे डैक्स वही पैरालाइज होकर लेट जाता है और खुद के हाथ पैर को कम ना करते हुए देखकर डैक्स हैरान हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि रोशनी, जिसे उसने एक भीगी बिल्ली समझी थी, वह आज एक खूंखार शेरनी दिख रही है। उसने अपना मांस भी निकला हुआ था। वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ, डर लग रहा है? पर जब किसी को दर्द दो और वही दर्द खुद पर आ जाए तो इंसान मौत से डरता छोड़ उसकी जगह मौत की दुआ मांगता है। मिस्टर डैक्स, तुम्हें ढूंढने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, और देखो आज मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। जब तुम्हें पहली बार उसे पार्टी में देखा था, तभी सोच लिया था कि तुम हाँ उसी वक्त मार दो, पर क्या कर सकती हूँ, मेरे पति के सामने मैं खुशी लड़की हूँ जो बहुत मासूम है और किसी पर हाथ नहीं उठाते। अब इसकी इमेज तो मुझे रखनी होगी कि नहीं?
कहते हुए वह अपने गाउन में से एक नाइफ को निकलते हुए, चलो इसका भी कुछ यूज किया जाए। वैसे मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो इसे भी लेकर आई। वैसे तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया? ये वही नाइफ है जिससे तुमने उसे लड़की के चेहरे को काटा था, और आज यही हाल मैं तुम्हारा करने वाली हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने मंदार भाई और उसे बॉडीगार्ड को पूरी तरह से बिजी रखा होगा। 15 मिनट में मेरा ये काम हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कैसा लगा रोशनी का यह नया साइड, यह मुझे जरूर बता देना। 140 मौत और परेशानी। क्या हुआ? डर लग रहा है, पर जब किसी को दर्द दो और वही दर्द खुद पर आ जाए तो इंसान मौत से डरता छोड़ उसकी जगह मौत की दुआ मांगता है। मिस्टर डैक्स, तुम्हें ढूंढने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, और देखो आज मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। जब तुम्हें पहली बार उसे पार्टी में देखा था तभी सोच लिया था कि तुम हाँ उसी वक्त मार दो, पर क्या कर सकती हूँ। मेरे पति के सामने मैं खुशी लड़की हूँ जो बहुत मासूम है और किसी पर हाथ नहीं उठाते। अब इसकी इमेज तो मुझे रखनी होगी कि नहीं? कहते हुए वह अपने गाउन में से एक नाइफ को निकलते हुए, चलो इसका भी कुछ यूज किया जाए। वैसे मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो इसे भी लेकर आई। वैसे तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया? ये वही नाइफ है जिससे तुमने उसे लड़की के चेहरे को काटा था, और आज यही हाल मैं तुम्हारा करने वाली हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने मंदार भाई और उसे बॉडीगार्ड को पूरी तरह से बिजी रखा होगा। 15 मिनट में मेरा ये काम हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कहते हुए वह मुस्कुरा देते हैं। इस समय उसकी लाल जाकर पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। जो मासूमियत इतने दिनों से उसके चेहरे पर थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह नफरत ने ली थी। वी डैक्स अपने गले से जैसे तैसे आवाज को निकालकर, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी मौका है, मुझे ठीक करो, इसके बाद मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा। आखिर तुमने मुझे इतना ज्यादा खुश और सरप्राइज कर दिया, अब तो तुम्हें अपने पास रखने का मजा ही कुछ और होगा। रोशनी उसके हर एक बात को सुनकर उसके आंखों के साइड में कट मार देती है, जिससे डैक्स दर्द से चीखने लगता है। पर वह चीख बाहर जाती इससे पहले ही रोशनी के मुंह पर हाथ रखते हुए, अपना मुंह बंद करो। एक तो मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके आई हूँ, रास्ता निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, पर फिर भी मैं रास्ता निकाला। और अगर तुम नहीं आवाज की है तो कहीं मेरा पति यहाँ पर आ जाए। एक तो पहले से ही तुम्हें मरने के कितने ज्यादा सपने रखे थे, मैंने इसे तोड़ने नहीं दूंगी। और क्या कहा मुझे अपने पास? पहले खुद तो नर्क में जाकर देखा कि वहां पर यमराज ने क्या रखा है तुम्हारे लिए। कहते हुए वह धीरे धीरे उसके चेहरे को उसे चाकू की मदद से कटने लगते हैं। वो कट ही रही थी कि डैक्स क्या बजे बाहर आने लगती है, तो वह उसके गर्दन की दूसरी नस को दबाने लगती है अपने हाथ को पीछे लेकर। इतने सालों की मेहनत कुछ तो काम में आए। चलो, अंकल जी की मदद से मैं इतना सब कुछ सीख लिया, नहीं तो मुझे लगा था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसके चेहरे को काटने लगते हैं। तभी वह महसूस करती है कि कोई वहां पर आ रहा है। तभी वह बिना देर किया चाकू को डैक्स के सीने में डालकर बिना देर किए वहां से निकल जाती हैं और अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। वह अपने कपड़ों को देखते हैं जो थोड़े से मेल हो चुके थे और कहीं कहीं खून के धब्बे थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ सोचकर अपनी अपनी जगह से खड़ी होकर बिना देर किए पार्टी हॉल में चली जाती हैं। बिना किसी की नज़र में आए एक रेड वाइन के गिलास को लिए अपने ड्रेस पर डाल देती है, जिससे वह खून के धब्बे रेड वाइन के दाग से ढक सके। वह अपनी उंगलियों को देखते हैं जो पूरी तरह से कांप रही थी। जो अभी हुआ उसे याद करके वह गहरी सांस लेती है और फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। तो वहां पर उसे मंदार मिलता है। मंदार को देखकर वह पहले तो हैरान हो जाती हैं, फिर दूसरे ही पल अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए। तुम यहाँ पर? मंदार रोशनी के सवाल को सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है,
वह हैरानी के साथ, हाँ आप ही ने तो बोला था आपको कुछ खाना है, वही लाने के लिए गया था पता है। बहुत देर हो गई, बीच में एक पागल लड़की मिल गई थी, वह सब छोड़ो आप कहाँ पर गई थी मैडम। ये सुनकर रोशनी अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट लिए बड़ी मासूमियत से, वो कुछ नहीं, तुम आए नहीं तो तुम्हें देखने चली गई कि तुम हो कहाँ पर, कहते कहते शांत हो जाती है। पर मंदार रोशनी के कपड़ों को देखकर हैरानी के साथ, आपकी ड्रेस के साथ ये किसने किया। रोशनी बड़ी मासूमियत से अपने बालों पर हाथ रखकर, वो कुछ नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चली जा रही थी कि एक लड़का बीच में आ गया, मेरा भी ध्यान नहीं था और उनका भी ध्यान नहीं था, इसकी वजह से हम दोनों टकरा गए और उसके हाथों में पड़ी हुई रेड वाइन मेरे कपड़ों पर गिर गई। ये सुनकर मंदार पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वही उसके परेशानी मेरे चेहरे को देखकर रोशनी समझ जाती है कि मंदार परेशान है। तो वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम परेशान मत हो, मैं इनसे कह दूंगी कि मेरी ही लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। अब ये सब छोड़ो और मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों वाली भूख लगी है। कहते हुए वह बिना मंदार की बात सुन खाना खाने लगते हैं। वही मंदार भी कुछ ना बोलकर शांति से एक जगह खड़ा हो जाता है। रोशनी पूरा खाना खाने के बाद मंदार के हाथों में प्लेट दे देती हैं। मंदार प्लेट लेकर चला जाता है। रोशनी कुछ सोचकर टहलने के नाम से उसी जगह पर जाने की कोशिश करने लगते हैं। वह जब जाती है तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। ये देखकर वह थोड़ी हैरान तो होती है। वह चारों तरफ देखते हैं, पर उसे इतना पता था कि उसने जो किया है, उसके बाद डैक्स बचा तो नहीं होगा, तो फिर वह गायब कैसे हो सकता है, कौन ले जा सकता है, यही सवाल उसके मन में आ रहा था। तभी पीछे से आ जाता है मंदार। मंदार को आते हुए देखकर रोशनी के चेहरे पर जो परेशानी थी वह गायब हो जाती है। रोशनी मंदार को देखते हुए कुछ सोचकर, यहाँ पर कोई जानवर वगैरह है क्या? रोशनी के सवाल को सुनकर मंदार उसे देखने लगता है हैरानी के साथ। तो रोशनी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ आवाज रोने की आई थी, इसी वजह से। उद्धरण चिन्ह। इस पर मंदार अपना सर हिलाते हुए, हाँ शायद कोई शेर है, इसी वजह से तुम आपके यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पता नहीं झाड़ियों में कोई शेर छुपा हो तो। कहते हुए वह अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं रोशनी को यही लगता है कि शायद किसी शेर ने हो डैक्स की डेड बॉडी ले गई होगी, इसी वजह से वह शांति से वहां पर जा रही थी। पर उसकी नज़र बार बार पीछे की तरफ थी, जैसे कोई था जो देख रहा है उसे लगता है शायद वहां पर शेर होगा। उसकी वजह से वह बिना देर किए वहां से मंदार के पीछे भागने लगते हैं। वही जब दोनों ही पार्टी हॉल में आते हैं तो रोशनी को गॉडफादर मिलते हैं, जो किसी से बात करते हुए देख रहे थे, और वही तेजाब भी उसके पास आ जाता है। उस सूर्या कहीं पर भी नजर नहीं आता है। यह उसके लिए बहुत ज्यादा हैरानी वाला था। वह देखी है इधर उधर पर उसे मिल नहीं रहा था, जिससे उसे अजीब लग रहा था। वह तेजाब की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, ये कहाँ पर है, यह नहीं दिख रहे। तेजाब रोशनी के इस सवाल को सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, वह बॉस को कुछ काम आ गया है, इसकी वजह से वह बाहर गए हैं, अपने खाना खा लिया मैडम। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपना सर हिला देती है तो तेजाब गहरी सांस लेकर, अच्छा किया आपने खाना खा लिया, क्योंकि हमने पहले ही खाना खा लिया था, कहते हुए वह मंदार की तरफ देखता है। तो मंदार अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे रोशनी जल्दी से उसकी तरफ देखकर, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं खाया, आप एक काम कीजिए, इन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मेरी वजह से यह भूखे रह जाएंगे। कहते कहते वो एक साइड खड़ी हो जाती है। वही उसके बाद को सुनकर तेजाब अपनी आंखें छोटी करके मंदार को देखने लगता है, जो भी कि बिल्ली की तरह अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। ये देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपने साइड में खड़े दो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर, ध्यान रहे कोई भी मैडम के नजर आए हैं तो पता है ना क्या करना है उनके साथ।
इस पर वह दोनों बॉडीगार्ड्स अपना सर हिला देते हैं। तभी पीछे से और एक बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। ये वही बॉडीगार्ड था जिसके कपड़ों पर रेड वाइन गिरी थी। मंदार उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी पर तुम गायब कहाँ हो गए थे। ये सुनकर वह बॉडीगार्ड अपना सर झुका हुए, वह बॉस मेरे ऊपर रेड लाइन गिराई गई थी तो वही मैं साफ करने चला गया था। मंदार इस पर कुछ खाने ही वाला था कि तेजाब उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे मंदार को कुछ समझ नहीं आता है, तो तेजाब उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं रोशनी एक गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे किए हुए थी। वो कुछ सोचते हैं, वह चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र माइकल पर जाती है, जो किसी को ढूंढ रहा था, किसी से बात कर रहा था। और वह जब गॉडफादर को कुछ कहता है तो गॉडफादर भी परेशानी से वहां से चले जाते हैं। वह दोनों को देखकर अपना सर हिला देती है। तभी वह अपने कंधे पर कुछ महसूस करती है, जिससे अपनी नज़रें पीछे की ओर करके गहरी सांस लेकर अपना सर उसके सीने पर रख देती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। वह अंदर से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उसे कोई चाहिए उसे परेशानी को दूर करने के लिए, जिनकी बाहों में वह अपनी परेशानी को पूरी तरह से भूल जाए।